नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 17 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल दोनों डिस्कशन का एक ही वीडियो होगा। ओके, न्यूज़पेपर और आर्टिकल दोनों चीज़ डिस्कस इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ हैं। बिहार स्पेशल का भी एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो आपको जानना चाहिए। बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा वहाँ से 69 मेंस में या 70 बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में गारंटेड है कि सवाल पूछा जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हेडलाइन क्या है आज का द हिंदू में। आज का है कि सुप्रीम कोर्ट रेफर इलेक्टोरल बॉन्ड केस टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। देखिए, 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ होती है, संवैधानिक पीठ कभी भी 5 जज से कम जजों की संख्या में नहीं हो सकती है। मिनिमम 5 जज तो होने ही चाहिए। तो 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इससे जुड़ा हुआ केस और इसकी संवैधानिकता की जांच परख के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को गठित किया गया है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आर्टिकल कौन कौन से। तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 और भी कुछ आर्टिकल हैं जिसके तहत क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये अधिकार दिया गया है कि वो देश की किसी भी अधिकार का, किसी भी लॉ का, किसी भी आदेश का और किसी भी संवैधानिक संशोधन का, इन सभी का क्या कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अंग्रेजी में अगर मैं बताऊं आपको तो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ओके, समीक्षा कर सकती है। और इस समीक्षा के तहत अगर वो ये पाएगी कि ये जो आदेश है या फिर लॉ है या फिर संशोधन है, ये अगर संविधान का उल्लंघन कर रही है तो उसको निरस्त घोषित कर सकती है या उसको समाप्त घोषित कर सकती है। ओके, तो यही क्या कर रही है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड तो बहुत पहले लाया गया था, लेकिन पहले के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक ढांचा को कमज़ोर करता है। और ये जो रूलिंग पार्टी जो भी होगी, मान लीजिए अभी बीजेपी है तो कल को हो सकता है कि कांग्रेस का आ जाए सरकार में, या कोई भी रूलिंग पार्टी हो सकती है, उसको बेनिफिट पहुँचाती है कौन सी चीज़ें, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज़ें उसको बेनिफिट पहुँचाती है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में मैक्सिमम पैसा जो है वो किसको जाता है, तो रूलिंग पार्टी को जाता है। ऐसा बहुत सारे आंकड़े आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को बेनिफिट पहुंचाता है। देखिए, ये एक पहला पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये आरबीआई की जो अवधारणा है उसको कमज़ोर करता है। आरबीआई बैंक के स्तर पर इसको कमज़ोर करता है। पूछिए कैसे। देखिए, देश में कहीं भी पैसे रुपए की कोई भी बात होती है, पैसे रुपए की कोई भी बात होगी, बॉन्ड की कोई भी बात होती है या किसी भी स्तर की कोई भी बात होती है, तो उसमें आरबीआई का जरूर नाम होता है पैसे रुपए से संबंधित। शेयर मार्केट को छोड़ दे तो वहाँ पर सेबी का काम होता है, लेकिन मुख्य रूप से पूरे देश में बॉन्ड और पैसा इन सब का देखरेख कौन करता है, तो आरबीआई करता है। देश का पहला ऐसा बॉन्ड है, पहला ऐसा पैसे की काम हो रहा है, पहली बार ऐसा पैसे की काम हो रहा है रूल के द्वारा, लॉ के बनाने के द्वारा उसको स्थापित किया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कहीं पर भी आरबीआई का कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में आरबीआई का कुछ भी नहीं है। एसबीआई को ये अधिकार दे दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड जारी करने और बॉन्ड को लेने के लिए अधिकार दे दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये अधिकार दे दिया गया। यानी आरबीआई जो बॉन्ड वगैरह रुपए पैसे की देखभाल करता है इस देश में, भारत सरकार का ट्रेजरी के तौर पर काम करता है, बैंकर के तौर पर काम करता है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड से। किसका लेना देना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेना देना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो खुद आरबीआई के तहत आता है। तब आप समझ रहे हैं कि इससे ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण से इसको एड्रेस करना जरूरी था। देखिए, अब ये सही है गलत है, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगी, लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष आपको पता होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, लेकिन आज भी थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में बता के आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। चुनावी बॉन्ड जो होते हैं किसी अधिकतम सीमा के 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्ड्स को जारी करने और भुनाने इन कैश के लिए अधिकृत बैंक है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिन तक वैध रहते हैं, 15 दिनों तक वैध रहता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चुनिंदा ब्रांचों से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं।
यह बॉन्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है, यानी कि उसी को जाता है। जैसे आपने मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को पैसा देना है, मान लीजिए 1 लाख रुपए। तो आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपए लेकर कहाँ पर जाएंगे, आप 1 लाख रुपए कर लेकर SBI में चले गए। SBI में गए, SBI के जिस खाते से बॉन्ड जारी होता है, उनको बोला कि भाई साहब बीजेपी को मुझे पैसा देना है, तो आप मुझे 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। तो आपको 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड आपको बनाकर दे देंगे। आप वो बॉन्ड ले जाकर कहाँ पर दे देंगे, तो बीजेपी के कार्यालय में जाकर उसको जमा कर देंगे, या जिस भी आप RJD को देना चाहते तो उसको कार्यालय में ले जाकर जमा कर देंगे। अब ये पार्टी वाले क्या करेंगे, ये बैंक जाएंगे, बैंक में 15 दिन के भीतर बैंक जाएंगे, वो बॉन्ड लेकर बोलेंगे कि ये हमारे नाम का एक बॉन्ड आया है, आप इसके बदले में हमें कैश दे दीजिए या रुपए हमारे ट्रांसफ़र कर दीजिए। कहाँ पर, तो हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इसी प्रकार से काम करता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी कैश नहीं होता है, यानी कि आप अगर बॉन्ड खरीदने जाएंगे तो आप हाथ में झोला में कैश भर कर नहीं ले जा सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से या चेक के माध्यम से पे करना होगा, तभी जाके आपको बॉन्ड मिलता है। ओके, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। बॉन्ड किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भारत का नागरिक है, इसको अंडरलाइन करिएगा, द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं। इन्हीं सब महीनों में, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, बॉन्ड पर बॉन्ड देने वाले का नाम का कभी भी उल्लेख नहीं किया जाता है। चुनावी बॉन्ड के खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम का योगदान देने वाले दाताओं को अपना पहचान विवरण जैसे पैन आदि देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप 20,000 रुपये से कम का दान कर रहे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को, तो आपको पैन कार्ड वगैरह नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो 20,000 रुपये से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपको अपनी पहचान, पैन और आधार वगैरह लग जाएगा वहाँ पर। ओके, चुनावी बॉन्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत में चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता लाना था। सरकार ने इस योजना को कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे देश में चुनावी सुधार के रूप में वर्णित किया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, यही चुनावी बॉन्ड होता है। जो राजनीतिक दलों को फंडिंग करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसी पैसे के लिए वो लोग क्या करते हैं, तो चुनावी बॉन्ड के द्वारा पैसे दे सकते हैं। तो अधिकृत रूप से किया गया था। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि बिहार वुज इन्वेस्टर विथ रोड शो। देखिए बिहार की जो सरकार है वो बहुत कोशिश कर रही है कि उसके यहाँ पर निवेशक आएँ। निवेशक का तात्पर्य क्या होता है इन्वेस्टर्स का, कि जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी अपना फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करेगी, तो बिहार में मान लीजिए कहाँ पर स्थापित, मेरे ही शहर में करे, दरभंगा में स्थापित किया उसने, ठीक है, दरभंगा में। तो इसको क्या बोला जाएगा कि निवेश आया है बिहार में, एक फैक्ट्री स्थापित हुई। इससे क्या होगा, इस फैक्ट्री में लोग काम करेंगे, मुख्य रूप से लोकल लोग काम करते हैं। लोकल लोग काम करते तो क्या होगा, उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, राज्य की समृद्धि धीरे धीरे बढ़ती है। और जब कोई कंपनी या फैक्ट्री वहाँ पर बनती है तो वहाँ के रोड अच्छे हो जाते हैं, बिजली का कनेक्शन अच्छा हो जाता है, वहाँ पर नलों से पानी आने लग जाता है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो जाता है कोई भी बड़ी फैक्ट्री जब स्थापित होती है। तो बिहार सरकार की यही दुविधा रही है। आज़ादी के बाद की एक कहानी बताता हूँ, छोटा सा सुनिएगा। आज़ादी के पश्चात क्या हुआ था, आज़ादी के पश्चात देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर फैक्ट्री और इन्वेस्टर्स आ रहे थे तो वो राज्य था अपना बिहार। सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाला राज्य कौन सा था, बिहार। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, वर्तमान का जो झारखंड का इलाका आपको दिखता है, वहाँ पर कितनी सारी फैक्ट्रियाँ दिखते, कितने सारे इंडस्ट्रियल शहर दिखते हैं आपको। बोकारो इंडस्ट्रियल शहर है, रांची इंडस्ट्रियल शहर है, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल शहर है। ये सारे शहर आज़ादी के बाद बने हैं, बड़े बड़े शहर। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई जिन्होंने निवेश किया। क्यों निवेश किया, क्योंकि वहाँ पर जो खनिज संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, कच्चे माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, और बिहार का वातावरण भी वैसा ही था, निवेश करने योग्य था, लॉ कानून वगैरह बहुत अच्छे थे, जिसके कारण से बहुत सारे निवेश हुए। लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। इतनी बुरी राजनीति खेली गई कि बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया। और ये बांटने का मांग तो बहुत पहले से चल रहा था, आज़ादी के पहले का मांग था। झारखंड राज्य को अलग कर दिया गया। बिहार का समृद्धि, संसाधन, इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्री, कंपनी, रोजगार सब काट के अलग करके दक्षिणी बिहार जो उस समय का था उसको बना दिया गया झारखंड राज्य। उसके बाद बिहार के हाथ में क्या बचा, तो बिहार के हाथ में बचा उसके बाद से जातिगत जनगणना, जातिगत आरक्षण और फलाना ठिकाना। बहुत सारे नेता तो रह गए, लेकिन नेतागिरी उनकी चली गई, और उनकी नेतागिरी सिमट कर कहाँ तक रह गई, तो बिहार तक रह गई। तो आलोचनात्मक रूप से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मन बिफर जाता है इन सब चीज़ों को देखकर। तो उसके बाद से बिहार के पास कुछ नहीं बचा। हकीकत में यही है, बिहार के पास मजदूरों के अलावा कुछ नहीं बचा। और हमारी बिहार की सरकार जो इससे पहले 15 वर्ष तक लालू जी रहे थे, उसके बाद 15-20 साल से नीतीश जी हैं, इन्होंने इतना अच्छा शिक्षा पर काम किया कि सबको माइग्रेंट बनाकर बिहार के बाहर भेज दिया।
सारे माइग्रेंट बनकर, मजदूर बनकर चले गए, या जो भी पढ़े वो भी बाहर जाके ही नौकरी कर रहे, कोई बिहार में नहीं रहता। सीधी सी बात है, नौकरी क्योंकि वहाँ पर नहीं मिलती। या तो सरकारी नौकरी कर लीजिए या बिजनेस कर लीजिए, तभी आप बिहार में सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसके बाद से क्या हुआ कि निवेशक नहीं आए बिहार में। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब हुआ 1980 के दशक से लेकर और बाद के दशकों तक इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं आई। यूपी में आई, एमपी में आई, एमपी में बहुत सारे सुधार हुए, उड़ीसा तक में आई। आपने सुना होगा कि एमपी बिहार बीमारू राज्य जो कहा जाता था, BIMARU, तो इसमें बिहार होता था, यूपी होता था, और उसके बाद से एमपी होता था, उड़ीसा होता था। तो ये तो राज्य सुधर गए बाकी सारे, लेकिन अपने बिहार में निवेश नहीं आया। अब बिहार सरकार बहुत कोशिश कर रही है और जेन्युइनली कोशिश कर रही है, कोई इसमें आलोचना तो नहीं कह रहा हूँ, वाकई बहुत जी जान लगा के कोशिश कर रही है। लेकिन इतने सालों का कचरा इतना जल्दी कैसे साफ़ होगा? तो बहुत कोशिश कर रही है अपने बिहार सरकार कि हमारे यहाँ निवेशक आए, इन्वेस्टमेंट आए, रोज़गार पनपे, सबको बाहर ही नहीं जाना पड़े, छोटे मोटे रोज़गार के लिए दिल्ली की सड़कों पर पानी पिलाने के लिए ना आना पड़े, अपने राज्य में भी पानी पिलाकर पेट भरना चाहिए था। तो ये सब क्या बता रहा हूँ मैं, तो इसके लिए बिहार सरकार बहुत कोशिश करे। दिसंबर महीने में 2023 के दिसंबर महीने में क्या होने वाला है? इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है। समिट होने वाला है कहाँ पर? तो अपने पटना जिला में होने वाला है इन्वेस्टर्स समिट। पिछले साल भी आयोजित किया गया था, इस साल भी आयोजित किया रहा। बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही बेहतरीन फैसला है। हमारे अधिकारीगण पूरे देश में घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों के उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, उनको लुभा रहे हैं कि अब बिहार में कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, आप आइए बिहार में निवेश कीजिए, रोज़गार देखिए। जो मजदूर बिहार से जाकर बाहर काम कर सकता है वो बिहार में भी तो काम कर सकता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बेंगलोर में जाके काम कर सकता है और नोएडा में काम कर सकता है, गुड़गांव में काम कर सकता है, हैदराबाद, पुणे में काम कर सकता है, वो बिहार में भी तो काम कर सकता है अगर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हों, वहाँ पर ये कंपनियाँ हों, वहाँ पर उनको रोज़गार मिल सके तो। और सॉफ्टवेयर जैसे उद्योग जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फुटलूज उद्योग। थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फुटलूज कहा जाता है। फुटलूज का क्या तात्पर्य होता है? ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। नोएडा में कोई कच्चे माल की फैक्ट्री नहीं है, लेकिन वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुआ है, IT इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि उसके कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। इसको कहा जाता है फुटलूज उद्योग। क्या कहा जाता है? फुटलूज उद्योग। ध्यान में रखिएगा, बिहार में अब ऐसे ही उद्योग डेवलप हो सकते हैं अधिकांशतः जिनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हो गया IT का उद्योग हो गया, जैसे एजुकेशन का उद्योग हो गया, जैसे फैशन इंडस्ट्री हो गया, उसके अलावा और कौन से उद्योग हो सकते हैं? जैसे पापड़ बनाने के उद्योग हो सकते हैं। ये सब उद्योग डेवलप हो सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है? आपको मैं क्या बता रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि बिहार में निवेश क्यों नहीं आ रहे हैं, या निवेश आने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, या किन किन क्षेत्रों में निवेश आ सकते हैं, बिहार में किस तरह के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा कौन से हो सकते हैं? तो कृषि आधारित उद्योग स्थापित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ कृषि में उत्पादन अच्छा खासा है, दाल चावल गेहूँ आलू पापड़ आलू ये सब खूब उपजते हैं अपने यहाँ, तो उसके आधारित उद्योग जो है वो स्थापित हो सकते हैं। जैसे मैं वो एक उदाहरण देता हूँ, उत्तरी बिहार में एक समय में चीनी उत्पादन के लिए हब हुआ करता था। दरभंगा महाराज ने अकेले ही 5 से 6 चीनी मिल दिया था बिहार सरकार को आज़ादी के बाद, लेकिन वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। एक समय था जब मेरे गांव के बगल में जो चीनी मिल है वहाँ पर इतने रोज़गार क्रिएट होते थे, गांव से किसी को भी बाहर जाना नहीं पड़ता था। लेकिन वो चीनी मिल 90 के दशक में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिसका भी शासन था मैं नहीं जानूँ, 90 के दशक में सारे के सारे चीनी मिल बंद कर दिए गए अचानक से सरकार की अक्षमता के कारण से। और सारे लोग कहाँ गए? तो सारे लोग चले गए अलग अलग शहरों में चूड़ी बेचने के लिए, पानी बेचने के लिए, और छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करने के। जो गाँव में रहकर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, कमा खटा रहे थे, बगैर में उनको रोज़गार मिल रहा था, वो सारे कहाँ चले गए? तो बाहर चले गए। यानी कि बिहार में क्या है, एक चीनी के उद्योग जो था, जो चल रहा था, उसको बर्बाद कर दिया गया। उसको अगर फिर से सुधार कर लिया जाए तो बिहार में अच्छा खासा रोज़गार क्रिएट हो सकता है। किनके लिए? तो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी रोज़गार क्रिएट हो सकता है। पढ़े लिखे लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो? IT में रोज़गार कर सकते हो, फैशन इंडस्ट्री आ सकता है, उसके अलावा कृषि आधारित उद्योग स्थापित हो सकते हैं, या और भी जैसे उद्योग होते हैं, जैसे फिनटेक जिसको कहा जाता है, जैसे बीमा का उद्योग हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट का उद्योग हो गया। ये सभी तो उद्योग ही होते हैं, या नए नए स्टार्टअप जो आजकल खुजते हैं, तो इन सब उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है बिहार में आसानी से। सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैलेंज क्या है हमारे पास, क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आते हैं अपने यहाँ? पहला चैलेंज सुनिएगा, अवसंरचना, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। अवसंरचना की कमी है, आज भी अवसंरचना की कमी है, ऐसा बाहर के लोग मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ। हमारे यहाँ रोड और जो एयरपोर्ट से लेकर रेलवे तक हर चीज़ उपलब्ध है भाई, लेकिन बिहार के सभी हिस्सों में उपलब्ध नहीं है ये चीज़। ओके, दूसरा क्या है? अवसंरचना का अभाव आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? स्किल्ड वर्कर,
स्किल्ड वर्कर का अभाव है, स्किल्ड वर्कर का अभाव है, स्किल्ड वर्कर का अभाव हो सकता है कि जितनी बड़ी संख्या में उनको स्किल्ड लोग चाहिए उतनी बड़ी संख्या में अभी भी उपलब्ध नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कानून व्यवस्था, कानून और व्यापार करने की जो एक व्यापार वातावरण होता है, व्यापार करने का वातावरण जो होता है, इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, बिजनेस का इन्वायरमेंट कहते हैं, वो अभी भी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग अभी भी उतना अच्छा नहीं हुआ है। इसके अलावा लॉजिस्टिक के जो क्षेत्र होता है, लॉजिस्टिक का मतलब परिवहन का जो क्षेत्र होता है कि सामान को बाहर ले जाने और ले आने का, इसके रैंकिंग में भी हम नीचे आते हैं। हमारा इसमें भी रैंकिंग अच्छा नहीं है लॉजिस्टिक को लेकर, इसलिए भी हमारे यहाँ चुनौती है इसको स्थापित करने को लेकर। ओके, दूसरा और अगला क्या हो सकता है? राजनीतिक इच्छा शक्ति। राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है, जिसके कारण से पिछले 30 से 40 सालों में बिहार में कोई निवेश नहीं आया। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही कमी दिखाती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति ने कभी चाहा नहीं कि हमारे यहाँ बिहार में निवेश आए। उन्होंने बिहार के सबको मजदूर बनाकर बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। उन्होंने अपने राज्य में कभी कोशिश ही नहीं की। यूपी ने कोशिश कर ली, गुजरात ने कोशिश कर ली, स्थापित कर ली, एमपी ने कोशिश की, स्थापित कर ली, बिहार ने कभी कोशिश नहीं की क्योंकि हमारे नेता लोगों ने कोशिश नहीं की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पटना में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिसंबर 13-14 को, जिस समय आपका बीपीएससी का मेंस हो रहा होगा उसी समय में वहाँ पर क्या होगा, तो इन्वेस्टर समिट होगा। ये न्यूज़ मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए और इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हो जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने आपको कोई इधर उधर से नहीं पढ़ाया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फूड प्रोसेसिंग में, टेक्सटाइल में, उसके बाद से आईटीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इन सभी चीज़ों में हमारे यहाँ उद्योग स्थापित हो सकते हैं, जिसकी बहुत संभावना है। क्योंकि अगर मान लीजिए लोहे वगैरह की ज़रूरत होगी तो बगल में ही झारखंड है, वहाँ से लोहे वगैरह आसानी से आ सकते हैं। इच्छा शक्ति सबसे मेन मुख्य चीज़ होता है। यार एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इजराइल जो आजकल चर्चा में, इजराइल के पास सिवाय रेत के और कुछ है ही नहीं। इजराइल के पास सिवाय रेत के और कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे समृद्ध आबादी वाला देश है वो, इतना ज़्यादा खतरों संकट के कारण भी, बावजूद भी। तो ये क्या बताता है कि इच्छा शक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है किसी भी चीज़ को लेकर, इच्छा शक्ति। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन एबॉर्शन पिटीशन से इट कांट स्टॉप हार्ट बीट ऑफ विएबल फीटस। देखिए आपको मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। उस दिन भी मैंने बताया था आपको कि एक महिला है जिन्होंने पिटीशन डाला था, कहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में डाला था कि उनके 26 वीक के जो उनका फीटस है, उनके पेट में पल रहा छोटा सा बच्चा है, जिसके एबॉर्शन के लिए उन्होंने डाला था पिटीशन कि वो नहीं इसको करना चाहती हैं और वो नहीं चाहती हैं कि ये बच्चा पैदा हो 26 वीक का। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वाद विवाद चली है, बहुत सारा वाद विवाद चला है और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि उस जो फीटस है, जो गर्भ पल रहा है, उस गर्भ के जो धड़कनें हैं वो चलने लग गई, हार्ट बीट उसमें आ गया है। तो इसके बावजूद हार्ट बीट जैसे ही उसमें आए तो उसका क्या हो जाएगा, एक अधिकार हो जाएगा कि उसका भी तो अधिकार है कुछ। केवल माँ के अधिकार को ही कैसे प्रायोरिटी दिया जा सकता है? वो जो फीटस है, जो खुद ही नहीं आया, उसको लाया गया है, उसका भी तो कुछ अधिकार हो सकता है। तो इसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उससे जो पिटीशन था उसको निरस्त कर दिया और एबॉर्शन करने से मना कर दिया। और ये भी बोला है कि देखिए आपके कोई लाइफ का खतरा तो नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन रिपोर्ट क्लेम देयर इज़ नो थ्रेट टू हर लाइफ, उस महिला की लाइफ को कोई खतरा नहीं है, तो हम क्यों ये 26 वीक का मतलब हो गया करीब में 5.5 महीने से भी ज़्यादा का, तो इतने बड़े गर्भ को कैसे हम गिरा दें? उसका भी तो कुछ राइट्स है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद चला और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया। अब देखिए दोनों पक्ष आपको समझिए, थोड़ा सा सेंसिटिव होकर समझिएगा इस चीज़ को, किसी एक को दोषी मत बनाइएगा यहाँ पर कि उस महिला का दोष है कि क्यों किया वगैरह वगैरह। उसकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है। जिन्होंने पिटीशन लगाया उन्होंने क्या लिखा, सी इज़ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली और मेडिकली अनेबल टू कैरी, डिलीवर और रेज ए चिल्ड्रेन, सी इज इन डिप्रेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ हर सेकेंड चाइल्ड। अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से वो डिप्रेशन में चल रही है। उसकी ना तो आर्थिक स्थिति ऐसी है, ना तो मानसिक स्थिति ऐसी है कि उस बच्चे को जन्म दे सके।
और इसीलिए इन लोगों ने डाला था पिटिशन कि उसको अबॉर्ट कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देयर इज़ नो लॉन्गर ए केस ऑफ प्रो लाइफ और प्रो चॉइस, सी कैन नॉट मेडिकली टर्मिनेट द चाइल्ड नाउ, द चॉइस इज़ नाउ बिटवीन ए प्री टर्म और ए फुल टर्म डिलीवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि आप इस चीज़ को खिलवाड़ बना दें, और ठीक है लेकिन अब आप नहीं कर सकते, इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बस यही बोला कि उसका हार्ट बीट चलने लग गया है और आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। भारत में जो मेडिकल टर्मिनेशन को लेकर एक्ट बनाया गया था, ये मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। भारत में 21 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह तक, किसी इमरजेंसी केस में 24 सप्ताह तक के बच्चे को टर्मिनेट किया जा सकता है, गर्भ को टर्मिनेट किया जा सकता है। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं शामिल हो सकती हैं, ओके। लेकिन इनके नाम को उजागर कभी भी नहीं किया जाता है, प्राइवेसी का बहुत ही बराबर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं यहाँ पर जो आपको जाननी चाहिए, जैसे क्या, इसमें एक क्लॉज रखा गया है कि अगर आपने गर्भ धारण किया है, कैसे, अगर आपने गर्भ धारण किया है, जो आपके गर्भ निरोधक चीज़ें होती है, इक्विपमेंट होते हैं गर्भ निरोधक, उसके फेल्योर के कारण अगर आपका गर्भ ठहर गया है तो वैसे कंडीशन में आप एबॉर्शन करवा सकते हैं 21 से 24 वीक तक। 21 वीक सामान्य तौर पर होता है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में 24 वीक तक जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि रेप विक्टिम्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए भी एक सहूलियत दी गई है कि उनका भी अगर गर्भ ठहर गया है तो उस मामले में वो एबॉर्शन करवा सकती हैं, और विवाहित और अविवाहित दोनों ही करवा सकते हैं, ओके। और इसमें मेडिकल बोर्ड के गठन की भी बात की गई है। अगर बहुत ही इमरजेंसी का केस हो गया है, 21 वीक से ज़्यादा की बात हो गई है, तो मेडिकल बोर्ड गठित करना पड़ेगा, और मेडिकल बोर्ड स्टेट लेवल का होगा, वही फैसला लेगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 1971 ईस्वी में बनाया गया था ये कानून। उसका संशोधन कब किया गया है, तो 2021 ईस्वी में उसमें संशोधन किया गया है, और उसमें अविवाहित महिलाओं का क्लॉज भी जोड़ा गया है। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके कारण से इम्पॉर्टेंट है ये। और उन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा। वो जो फीटस है छोटा सा, उसके भी लाइफ का है हमारे संविधान में कि हम उसके लाइफ की भी रक्षा करें, और इस स्तर तक आकर हम नहीं कर सकते हैं उसको अबॉर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। बहुत ही ज़्यादा ये केस चला है कुछ दिनों में, और इसको आप एथिक्स में एक बार ले जाइए कि एक महिला है जो जन्म देना नहीं चाहती है, उसके अंदर कोई बच्चा पल रहा है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे तो एथिक्स पेपर 4 जो है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा ही ये कॉम्प्लेक्स केस होगा। जिसको जन्म देना है वही नहीं चाहती है कि उसका जन्म हो, और वो जो फीटस पल रहा है उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसको लाने वाले भी यही कपल हैं, तो उसको भी कैसे मार देना चाहिए। अब इन दोनों में से किसी एक को चुनना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुना कि ये जो फीटस है उसको ज़िंदा रहना चाहिए, उसको जन्म मिलना चाहिए, ओके। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही सेंसिटिव केस था, ये बहुत दिनों चल रहा था। आपके इस पर क्या विचार है मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर आप कमेंट करना चाहें तो बताइएगा मुझे ज़रूर कि क्या करना चाहिए था इसमें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। अगला केस जो है ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने बताने की सोचा। देखिए ये दोनों जो हैं, एक कांड है, सुनिएगा कभी ध्यानपूर्वक, 2 ही मिनट लूँगा। निठारी कांड, निठारी गांव है नोएडा के पास में, यूपी में। नोएडा के पास में एक गांव है जहां पर ये दोनों रहते थे। ये सुरेंद्र कोहली है और ये सुरेंद्र कोहली है, मोनिंदर सिंह पंडार है ये, इसका नौकर था ये सुरेंद्र कोहली। और इनके घर के सामने से बच्चे गायब हो जाते थे। ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इनको बच्चों को मार कर खा जाते थे ये लोग, सही सुन रहे, नरभक्षी थे ये, और ये मारकर खा जाते थे। क्राइम तक जो आता है ना उस पर कभी जाकर सुनिएगा इनकी स्टोरी। इनको रिलीज़ कर दिया है सबूतों का भाव में, इनको रिलीज़ कर दिया गया है सबूतों का भाव में। आप सही सुन रहे हैं, इनको रिलीज़ कर दिया गया है सबूतों के भाव में। और क्या ही बोलूँ मैं इस पर, आप कभी पढ़िएगा इसको जाकर डिटेल में। इससे ज़्यादा विभत्स केस मैंने आज तक नहीं पढ़ा। मैंने जब पहली बार वो सुना था शम्स ताहिर खान के द्वारा तो मुझे तो उल्टी आने लग गई थी, इतना विभत्स केस था। लेकिन इनको छोड़ दिया गया है, ये मारकर खा जाते थे इंसान को। सही सुन रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। अगला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट में आज वर्डिक्ट आने वाला है किस चीज़ को लेकर, तो सेम सेक्स मैरिज को लेकर आज उस पर वाद विवाद हो सकता है। क्या है ये और कब ये पिटीशन फाइल किया गया था, तो मई महीने में ये फाइल किया गया था पिटीशन। कहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में। और 2018 में धारा 377 को रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। धारा 377 के तहत समलैंगिकता को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये कोई अपराध नहीं है।
ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धारा 377 के तहत जो समलैंगिकता को पहले अपराध माना जाता था, तो धारा 377 के तहत उस क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि समलैंगिकता अपराध नहीं होगा। लेकिन मैरिज का, विवाह का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। दुनिया में बहुत कम देश हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लड़का लड़का से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे, उसको अधिकार दिया गया था। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं। लेकिन अपने देश में विवाह का अधिकार तो नहीं है, लेकिन वो साथ में रह सकते थे और इसको लीगल कर दिया गया था कि ठीक है, हो सकता है कि सेम सेक्स के कपल हो सकते हैं एक साथ में, लड़के लड़के का हो सकता है, लड़की लड़की का हो सकता है। 377 के तहत वो क्राइम नहीं है। नहीं तो पहले इस तरह की चीज़ें क्राइम होती थी। अलीगढ़, अगर आपने मूवी देखी होगी मनोज वाजपेयी की, तो अलीगढ़ मूवी तो बेहतरीन मूवी है इस इशू पर बना हुआ कि वो क्राइम होता था पहले। आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती थी, आपको ऊपर जुर्माना लगा सकती थी, आपका जेल हो सकता था। लेकिन बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बोला कि ये क्राइम नहीं होगा, लेकिन मैरिज के अधिकार को मान्यता नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं इस चीज़ के खिलाफ या समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता क्या है ये, क्या नहीं है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए इस चीज़ को। मॉडर्न है कुछ चीज़ें, लेकिन इतना भी मॉडर्न नहीं है। हमारे इतिहास में भी इस तरह की चीज़ें रही हैं, कोई इसमें नया नहीं है। बहुत सारा कुछ ऐसा रहा है हमारे इतिहास में। ओके, देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनिए। सुप्रीम कोर्ट, या इसको अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, अपने समाज के दृष्टिकोण से, तो ये मुद्दा कहाँ का है? क्या ये मुद्दा पूरे भारत का है? देखिए, मुद्दा कहीं का भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से भारत के शहरी भागों का मुद्दा है ये। लेकिन भारत तो शहर के बाहर भी है। क्या शहरों में जिस तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं लोग, दिल्ली में रैलियां निकलती हैं LGBTQ के सदस्यों की, दिल्ली में, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इनकी रैलियां निकलती हैं साल में एक बार, और बड़ी धूमधाम से रैलियां निकालते हैं लोग। तो ठीक है, दिल्ली में इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन किसी छोटे शहर में क्या इसको एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो क्या नहीं, समाज में जो आप सोच रहे हो कि जैसे दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे हाई फाई हो गए हैं सो कॉल्ड, तो वैसे ही सभी जगह की क्या इस चीज़ को एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? ये मैं आपको चुनौतियां गिना रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर सुप्रीम कोर्ट लीगल कर देती है तो चुनौती क्या क्या आएगी। आपसे चुनौती ही पूछा जाएगा, आपसे समाधान पूछा जाएगा। तो ठीक है, इसको एजुकेशन में शामिल करना चाहिए, लोगों को, बच्चों को बताना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, सब कुछ जायज़ है। लेकिन क्या समाज इसको स्वीकार करेगा? नहीं, समाज में अभी भी स्वीकृति इस चीज़ को नहीं मिल सकती। क्या इनको उतनी आसानी से घर मिल जाएगा? सभी जगहों पर नहीं मिल सकती है। क्या सभी जगहों पर जाकर आप केवल कानून का हवाला देकर इन चीज़ों की बात कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। समाज उतना भी कानून नहीं मानता है जितना आप समझते हैं। उसका अपना भी कानून होता है और उसके द्वारा शासित होता है ये। तो इसको लेकर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है ये, इसका पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क। विवाह की धार्मिक परिभाषाएं होती हैं। अपने देश में विवाह केवल एक विवाह नहीं होता है जो जैसे बाहर के देशों में होता है। अपने देश में विवाह जो होता है एक संस्था मानी जाती है, इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है उसको, संस्था कहा जाता है, विवाहिक संस्था कहा जाता है। और ये धार्मिक मान्यता होती है अपने यहाँ, उसमें बहुत ही बड़े परंपरा प्रतिष्ठा के साथ उसको मनाया जाता है। तो अगला देखिए क्या है, विभिन्न धर्मों पारंपरिक रूप से विवाह को एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में संबंध माना जाता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की सीमाओं को दूर करने के लिए लाया गया था, न कि विवाह की एक नई संस्था के निर्माण के लिए। 1954 में जो धार्मिक व्यक्तिगत कानून लाया गया था वो विवाह को एक कानून की सीमाओं को दूर करने के लिए लाया गया था, न कि इसलिए कि विवाह अलग ही तरीके का हो। ये विपक्ष में तर्क है, पक्ष विपक्ष में तर्क है, दोनों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगला क्या है, राज्य का वैध हित विवाह और व्यक्तिगत संबंधों को विनियमित करने में राज्य का एक वैध हित निहित है, जैसा कि सहमति की आयु, विवाह के निषिद्ध स्तर व तलाक से संबंधित कानूनों में देखा गया है। विवाह करने का अधिकार स्वयं में पूर्ण नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट, और राज्य के कानून के अधीन है। जैसे माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण का दावा नहीं कर सकते, वैसे ही व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों पर पूर्ण नियंत्रण का दावा नहीं कर सकता है। ओके, कब शादी करनी है, कितनी बार शादी करनी है, किससे शादी करनी है, कैसे अलग होना है, पशुगमन या व्यभिचार पर कानून को विनियमित करने के लिए राज्य अपने वैध हित का दावा कर सकता है। ये राज्य इस पर कानून बना सकता है। ओके, निजता का भी अगला अधिकार है। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को एक मूल अधिकार को मान्यता दी और कहा कि यौन उन्मुखता किसी व्यक्ति की पहचान का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे बिना किसी भेदभाव के संरक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि यह निजता भले ही अस्तित्व में हो, इसे विवाह तक विस्तारित नहीं किया जा सकता। ऐसा विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि ठीक है, आपकी प्राइवेसी, आपकी जो मर्जी कीजिए, लेकिन एक संस्था के रूप में इसको मान्यता कैसे दे दिया जाए समाज में विवाह के रूप में।
ये इसको लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है। एक आवश्यक सार्वजनिक तत्व संबद्ध होता है। वयस्कों के बीच सहमतिपूर्वक यौन संबंध निजी होते हैं, लेकिन विवाह का एक सार्वजनिक पहलू होता है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ठीक है, आप अपने बंद कमरे में क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन विवाह जो होता है ये मान्यता होता है समाज के द्वारा। दरअसल विवाह किया क्यों जाता है, आप मुझे बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटी का है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। विवाह जो होता है ये क्या होता है, एक सामाजिक स्वीकृति होती है। वैसे कोई दो कपल अगर साथ में रहते हैं तो समाज उनको स्वीकार कई बार नहीं करता है, लेकिन विवाह के पश्चात जब वो साथ में रहते तो विवाह क्या होता है, पूरे समाज के लोग इकट्ठा होकर क्या करते, उसको स्वीकृति देते हैं कि समाज के द्वारा स्वीकृति दी जाती है कि ये दो लोग कपल हैं, ये साथ में रह सकते हैं। वैसे जब वो रहते हैं तो आपने सुना होगा कि शहर में जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं उसके तहत कई बार वाद विवाद होता है या उनको रूम नहीं मिलता, रहने की जगह नहीं मिलता है। लेकिन विवाह के पश्चात क्यों मिल जाता है, क्योंकि उनको सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। यानी कि विवाह क्या होता है, एक सामाजिक स्वीकृति होती है, तो उसी स्वीकृति को देने में यहाँ पर बाधा है। विवाह केवल एक कोर्ट मैरिज नहीं होता है, वो भी तरीका है एक, लेकिन उसमें सामाजिक स्वीकृति की कमी होती है ना। तो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जो प्राइवेसी है आपका वो ठीक है, वहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैरिज की बात आती, विवाह की बात आती, वो क्या होता है तो वो एक सामाजिक स्वीकृति होती है जो मिलना कठिन होगा सेम सेक्स कपल को। पुरुष को विवाह मिलना उनको मान्यता मिलना कठिन होगा। ओके, अगला देखिए, विपक्ष में क्या तर्क है। संसद द्वारा विधान का निर्माण, केवल संसद के द्वारा समलैंगिक विवाह पर निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक अधिकार का मामला है। इसमें बोला गया है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हर चीज़ में इसी को फैसला कैसे लेना होगा, विवाह कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, किस उम्र में होना चाहिए, किन के बीच होना चाहिए, संसद का कानून है ये, तो संसद का काम है कानून बनाना। तो विपक्ष का तर्क है, विपक्ष में भी तर्क आएंगे। ओके, देखिए क्या है, न्यायालय को इस संबंध में कानून निर्माण की राह पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कानून में संभावित अनापेक्षित परिणाम सन्निहित हो सकते हैं, जिसमें LGBTQ समुदाय, जिसमें 72 श्रेणियां के अंतर्गत आने वाले लिंग के विभिन्न क्रमचय और संचय से निपटने की जटिलता भी शामिल होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इससे दूर रहना चाहिए था, ये काम संसद को सौंप देना चाहिए था। कानून की व्याख्या, विशेष विवाह अधिनियम के व्याख्या समलैंगिक विवाह को शामिल करने के लिए नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिनियम की संपूर्ण संरचना पर विचार करने की आवश्यकता होगी। इसमें शामिल कुछ शब्दों की, उदाहरण के लिए, अधिनियम एक पत्नी को कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है, यह स्पष्ट नहीं कि समलैंगिक विवाह में ये अधिकार किसके पास होंगे। इसके अतिरिक्त समलैंगिक विवाह में एक पक्ष को विशिष्ट अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देने से विषम लैंगिक विवाह के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है कि कुछ तो अंतर रहना ही चाहिए। इस तरह की चीज़ों को लेकर भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बाकी पॉइंट आप समझ ही रहे हैं। यह कानून जो आपका विवाह संबंधित भारत में कानून है, पत्नियों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। जैसे कानून कहता है कि पत्नी शादी के बाद पति का अधिवास प्राप्त करती है। इस परिदेश में फिर प्रश्न उठता है कि समलैंगिक विवाह में पत्नी कौन है। बड़ा समस्या है कि इसमें पत्नी कौन है, पति कौन है। तो इस चीज़ को लेकर भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसलिए ये काम किसको करना चाहिए था, संसद को करना चाहिए था। तलाक का मुद्दा, विशेष विवाह अधिनियम के तहत पत्नी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकती है, उसका पति बलात्कार, सेडोमी या पशुगमन का दोषी है, व्याभिचार का दोषी है, इस पर वो तलाक ले सकती है। लेकिन यहाँ पर तो यही डिफाइन नहीं है कि वाइफ कौन है, हस्बैंड कौन है। बच्चों को गोद लेने संबंधी मुद्दे भी हैं। क्वीर युगल द्वारा बच्चों को गोद लेने के मामले में सामाजिक कलंक, भेदभाव और बच्चों के भावनात्मक मनोवैज्ञानिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने जैसे परिदृश्य उत्पन्न हो सकते हैं। लैंगिक शब्द या तर्क भी दिया जाता है, माता और पिता, पति और पत्नी जैसे लैंगिक शब्द समलैंगिक विवाहों में सम्मानजनक और समस्याजनक होंगे। किसको माता कहा जाए, किसको पिता कहा जाए, ये कुछ भी पता नहीं होगा। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। समलैंगिक विवाह के पक्ष में क्या तर्क है, अब इसके पक्ष में क्या तर्क है उसको भी देख लीजिए। ये सब क्या था, विपक्ष में तर्क था। जजमेंटल मत बनिएगा एग्जामिनेशन में, इसको सवाल को लिखते समय जज नहीं बनना है कि ये गलत है सही है। पक्ष लिख देना है, विपक्ष लिख देना, अपना काम वहीं पर ख़त्म। कोई फैसला नहीं सुनाना है कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, भारतीय संस्कृति का उल्लंघन हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं जाना है। जजमेंटल नहीं बनना है। पक्ष में लिखिए मुद्दा, पॉइंट्स लिखिए, तर्क के साथ लिखिए। कितना सुंदर तर्क दिया गया। विपक्ष में मुद्दा लिखिए, तर्क के साथ लिखिए, बात खत्म हो जाती है अपनी वहाँ पर। ओके। मानव जाति के लिए खतरे की धारणा, समलैंगिक विवाह का यह कहकर विरोध करना कि मानव जाति को समाप्त कर देगा अनुचित है, क्योंकि बच्चे पालने की इच्छा रखने वाले समलैंगिक युवक के लिए गोद लेने का समाधान मौजूद है। ओके। अभिजात्य अवधारणा का आरोप दूसरा क्या लगाया जाता है,
विवाह समानता की मांग आर्थिक रूप से कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों से की जाती है, जिन्हें कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। दावा करना कि शहरी अभिजात वर्ग का मामला है भ्रामक है। उदाहरण के लिए लीला और मीला का मामला, जहां इन दो पुलिसकर्मियों को वर्ष 1987 में विवाह करने के लिए निलंबित कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, समाज में LGBTQ लोगों द्वारा समान किए जाने वाले भेदभाव को दर्शाता है। ये भी एक उदाहरण है। क्वियर भारतीयों के लिए विशेष विवाह अधिनियम का विस्तार, हस्बैंड या वाइफ के बजाय स्पाउस जैसे लिंग तटस्थ भाषाओं का उपयोग करके क्वियर भारतीयों को शामिल करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम का विस्तार किया जाना चाहिए। आप हस्बैंड और वाइफ चीज़ें यूज करना बंद कर दीजिए। जब समानता की बात करते हैं तो पति और पत्नी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देना चाहिए। स्पाउस, सहयोगी या पार्टनर्स, इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं जो लैंगिक भेदभाव से मुक्त होते हैं, उस पर किसी लिंग का प्रभाव नहीं होता। वो क्या होते हैं, तो वो भेदभाव से मुक्त होते हैं। 100% समानता की बात करने वाले शब्दों को यूज करना चाहिए। ठीक है भाई। विशेष विवाह अधिनियम 2006 में एक बंगाली हिंदू और एक एंग्लो इंडियन रोमन कैथोलिक के शादी करने की अनुमति दी थी। उन्हें उम्मीद है कि इस कानून का विस्तार क्वियर भारतीयों के लिए भी किया जाएगा। सहवास का मूल अधिकार होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सहवास को मूल अधिकार को स्वीकार किया और कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि ऐसे संबंधों के सामाजिक प्रभाव को कानूनी रूप से मान्यता दे। यह सरकार का दायित्व है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था। न्यायाधीशों ने सुझाव दिया कि कुछ लाभों की प्राप्ति के लिए ऐसे संबंध को मान्यता देना आवश्यक है, लेकिन विवाह के रूप में मान्यता देना आवश्यक नहीं है। CJI ने ऐसे संबंध में शामिल लोगों के लिए सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की भावना प्रदान करने के महत्व पर बल दिया था। न्यायालय ने विवाह के बजाय कॉन्ट्रैक्ट, विवाह के बजाय क्या यूज किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट, विवाह शब्द के बजाय क्या यूज किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप जैसे लेवल का सुझाव दिया था। सरकार ने यह कहा कि समलैंगिक संबंधों को विवाह के रूप में मान्यता देने की मांग करने का मूल अधिकार तो नहीं है, लेकिन मूल अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन इस पर हम फैसला तो ले ही सकते हैं कि ये सही है या गलत। समलैंगिक युगलों को स्वीकार करना, CJI ने समलैंगिक युगलों को बहिष्कृत करने के बजाय समाज में आत्मसात करने के लिए आवश्यकता और बल दिया और IPC की धारा 377 के तहत उसको लीगल रूप से मान्यता दिया था। कब दिया था, 2018 में। अपराध मुक्तिकरण कर दिया गया था 2018 में। उसके बाद से देखिए क्या है, ये मामला बहुत ज़्यादा फेमस रहा था, इसलिए इसको बारे में जानिए। मानवीय गरिमा, नवतेज सिंह जौहर बना भारत संघ मामला, ये क्या है, तो समलैंगिक तो संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक युगलों को गरिमापूर्व जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की थी। कब, तो आज ही इस पर फैसला आएगा। गरिमापूर्वक जीवन जीने की उनको मान्यता दे दी गई थी नवतेज सिंह जौहर बनाम मामले में ही, लेकिन आज उन पर मैरिज होना चाहिए कि विवाह करना चाहिए कि नहीं, उस पर भी आज फैसला डिटेल में आ जाएगा। तो आप उसको पढ़कर कल हम उसको पढ़ेंगे क्या होगा क्या नहीं। ओके। बायोलॉजिकल जेंडर स्वयं में पूर्ण नहीं है। भारत में के सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि बायोलॉजिकल जेंडर स्वयं में पूर्ण या परम नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, और लिंग या जेंडर महज जननांग विशेष के अर्थ तक सीमित नहीं है। पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं। नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ मैन और वुमेन। मैन और वुमेन होने का कोई एब्सोल्यूट एक निश्चित अवधारणा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ मान रहा है। आप कहाँ जी रहे हैं, दुनिया देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। अधिकारों को सीनियर से वंचित किया जाना, LGBTQIA समुदाय को विवाह करने की अनुमति न देकर उन्हें कर लाभ, चिकित्सा अधिकार, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे कई महत्वपूर्ण कानूनी लाभों से वंचित किया जा रहा है। विवाह केवल गरिमा का प्रश्न नहीं है, बल्कि अधिकारों का एक संग्रह भी है। मैरिज जो होता है वो केवल एक गरिमा का प्रश्न नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो अधिकारों का, बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो आपको मैरिज के बाद ही मिलते हैं। सामान्य तौर पर वो अधिकार आपको नहीं मिल पाते हैं बिना मैरिज के। तो इन अधिकारों से भी वंचित कौन हो रहे हैं, तो ये LGBTQ समुदाय हो रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ठीक है, हमने थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर ली, सब कुछ समझ लिया, लेकिन एक चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई भी जो मनुष्य होता है, डिटेल लेक्चर होगा, जाने दीजिए। कोई भी जो मनुष्य होता है उसको कोई लड़का पसंद आता है, लड़की पसंद आता है, ये उसका अपना चॉइस नहीं होता है, ये उसके अंदर के बायोलॉजिकल चॉइस होता है। उस पर उस व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, ये बाय बर्थ उस पर होता है और इस पर कोई बदलाव भी नहीं कर सकता, और ये कोई बुरा भी नहीं है। जैसे किसी आप सामान्य तौर पर किसी पुरुष को किसी महिला के प्रति अट्रैक्शन होता है, किसी महिला को किसी पुरुष के प्रति अट्रैक्शन होता है, वैसे ही ये जो होते हैं ये कोई अलग नहीं होते, बस इनको अपने अपोजिट सेक्स से नहीं, अपने सेम सेक्स से अट्रैक्शन होता है, और ये बायोलॉजिकल होता है। इसमें इनका कोई गलती नहीं होता है, ये बायोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है। जैविक रूप से इनके शरीर के, इनके मन मस्तिष्क के, इनका अंदर का कुछ ऐसा प्रोसेस ही होता है, क्या बोलूँ मैं, बाय बर्थ इनमें ये बिहेवियर होता है, इसमें कोई गलत नहीं होता है। ओके, तो क्या उनको गरिमापूर्वक इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है? उनके कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, जो उनकी गलती ही नहीं है, बाय बर्थ उनमें है,
उसके कारण क्या इनको गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं? क्या उनके कारण कभी भी पुलिस इनको उठाकर ले जा सकती है क्या? आप अलीगढ़ मूवी देखिएगा, अलीगढ़ मूवी मनोज वाजपेयी की लाइफ की सबसे बेहतरीन मूवी है। वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इतना सेंसिटिव मुद्दा है, जितना हम हंसी मजाक में और इसको टाल देते हैं उतना भी ये टालने योग्य मुद्दा नहीं होता है। इसको भी सेंसिटिव तरीके से एड्रेस करना चाहिए। बहुत बड़ा समुदाय है पूरे दुनिया में ऐसा जो इस चीज़ से ग्रसित है। पहले भी होते थे लेकिन पहले खुलकर सामने नहीं आते थे, लेकिन चूंकि मानवाधिकारों का इतना ज़्यादा समाज में फैलाव हुआ है, दुनिया भर में बातें हो रही इन चीज़ों को लेकर, इनके राइट्स को लेकर बात हो रही थी, इसलिए अब खुलकर सामने आ रहा है। क्या पहले ये समाज में नहीं था? कोई बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि पश्चिमी जो रहन सहन खान पान के कारण ये चीज़ हुआ है, खाने के कारण ये चीज़ नहीं होता, बाय बर्थ ये चीज़ होता है। ये भूसा भरा है दिमाग में जो बोलते पश्चिमी सभ्यता है। ये पश्चिमी सभ्यता नहीं, अपने देश के इतिहास में भी ढेरों ऐसे चीज़ें रही हैं। श्रीखंडी का नाम आपने सुना है, जो महाभारत का युद्ध लड़े थे? क्या थे वो, बताइए मुझे। जिनके ऊपर भीष्म ने बाण नहीं चलाया था, क्या थे वो? किस समुदाय से बिलोंग करते थे? बताइएगा मुझे। तो इस तरह की चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा, सेंसिटिव तरीके से डील कीजिए। एग्जाम में जज नहीं बनना है। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या है? एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को लेकर CBDT जो है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज, इसने कुछ क्लियरफिकेशन दिया है जिसके कारण से स्टार्टअप जो हैं वो अफेक्ट होंगे। एम नोटिस बीइंग सेंट टू स्टार्टअप, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज हैज़ स्टेप इन टू डायरेक्ट इट्स ऑफिसर टू डू नॉट कैरी आवर। देखिए, न्यूज़ को छोड़ते हैं, एंजल टैक्स को समझते पहले क्या होता है। एंजल टैक्स ही नहीं पता होगा तो कैसे आप काम करेंगे। एंजल टैक्स जो होता है उसको लेकर CBDT ने कुछ गाइडलाइन जारी किया। अब इसको भी समझ लेंगे हम लोग, लेकिन पहले क्या है, एंजल टैक्स क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। ओके, एंजल टैक्स क्या होता है? स्टार्टअप कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड जुटाती हैं और इसके लिए पैसे देने वाली कंपनियां किसी संस्था को शेयर जारी किए जाते हैं। स्टार्टअप कंपनी का मतलब तो जो नई कोई कंपनी बनी है, मान लीजिए अपना छोटा सा चैनल है, कल को स्टार्टअप कंपनी बन जाती है, मान लीजिए बहुत कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और ये बन जाए, तो ये अपने शेयर बेचेगी। शेयर का मतलब अपना हिस्सा बेचती है, 1%, 2%, 3%, और क्या करती है, बाज़ार से पैसा इकट्ठा करती है। पैसा क्यों चाहिए होता है? विस्तार करने के लिए। ओके, जैसे जो 200 रुपये का आप लोगों से पेड ग्रुप में चला रहा हूँ, छोटा सा चला रहा हूँ, जिसमें आंसर वगैरह चेक हो जाते हैं आपके लिए और आपको पर्सनल गाइडेंस वगैरह भी मिल जाता है। ये करंट अफेयर का ये जो PDF है, ये PDF भी आपको उसी टेलीग्राम पर मिल जाता है। पेड वाला टेलीग्राम ग्रुप है, छोटा सा हमारा 200 पर मंथ का। तो वो क्या है, वो पैसा चाहिए मुझे। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि विस्तार करना है चैनल का, और भी अच्छे कंटेंट इकट्ठा करने हैं और अच्छे तरीके से बनाना है और डिजिटल बोर्ड वगैरह इकट्ठा करना है, क्लासरूम बनाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो इसी प्रकार से हर कंपनी को पैसा चाहिए होता है। तो पैसे के लिए वो क्या करते हैं, अपना छोटा सा शेयर बेचते हैं। शेयर के बदले क्या मिलता है उनको? पैसा मिल जाता है, मार्केट से फंडिंग मिल जाती है। स्टार्टअप कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड जुटाती हैं और इसके लिए पैसे देने वाली कंपनियां किसी संस्था को शेयर जारी किए जाते हैं। शेयर दिया आपको मैंने, 2% का शेयर दिया कि 2% प्रॉफिट आपके साथ शेयर करेंगे कल को हम, चाहे वो आज 20,000 रुपये की कंपनी है, कल 20,000 करोड़ की कंपनी होगी, तो भी आपको हम 2% शेयर देंगे। तो सोचिए कितना बड़ा मुनाफा होगा उससे। तो देखिए, ज़्यादातर मामलों में ये शेयर तय कीमत की तुलना में काफ़ी अधिक कीमत पर जारी किए जाते हैं। इस प्रकार शेयर बेचने से हुई अतिरिक्त राशि को इनकम माना जाता है और इस इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे एंजल टैक्स कहा जाता है। शेयर जो आपने बेचा वो ज़्यादातर अधिक मूल्यों पर बेचे जाते हैं। इससे जो आपका इनकम हुआ, इस इनकम पर जो टैक्स लगता है स्टार्टअप्स को, उसको क्या माना जाता है? उसको एंजल टैक्स माना जाता है। एंजल टैक्स माना जाता है। ओके, स्टार्टअप को इस तरह मिली राशि को एंजल फंड कहते हैं। इसके बाद आयकर विभाग एंजल टैक्स वसूलता है। जो आपको फंड मिला है, जो शेयर बेचकर आपको पैसा मिला है, उसको क्या कहा जाता है? एंजल फंड कहा जाता है। और उस फंड पर जो टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्सेशन लगता है, डायरेक्ट टैक्सेज लगते हैं, उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्सेज है ये, उसको क्या कहा जाता है? एंजल टैक्स कह दिया जाता है। और समझ गए आप, ये एंजल टैक्स से कौन प्रभावित होंगे? तो जो नई जो छोटी छोटी कंपनियां बन रही है, स्टार्टअप्स जो बन रही हैं, जो बड़े विशाल बन रही हैं, ये स्टार्टअप प्रभावित होते हैं। एंजल टैक्स अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? स्टार्टअप जो हैं वो हतोत्साहित होंगे, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा चला जाएगा टैक्स देने में ही। और एंजल टैक्स अगर कम होगा तो क्या होगा? स्टार्टअप को क्या मिलेगा? एक बूस्ट मिलेगा, उनको एक प्रोन्नति मिलेगा, उनको एक क्या मिलता है? तो उनको एक सब्सिडी के तौर पर भारत सरकार बोल सकती है, ठीक है आपके टैक्सेशन में हम लोग कटौती कर देते हैं, आप खूब प्रोन्नति कीजिए, इससे रोजगार क्रिएट होता है। ओके,
एंजल निवेशक कौन होते हैं, अब ये ध्यान से सुनिएगा। एंजल निवेशक कौन होते हैं? एंजल निवेशक धनवान व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा होता है, धन्ना सेठ, किसी छोटी स्टार्टअप कंपनी में निवेश करने के लिए सहमत होता है जिसके पास पूंजी की बेहद कमी होती है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके पास कैपिटल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है हर चीज़ में लगाने के लिए, उसको क्या करेगा वो धन्ना सेठ, पैसा दे देगा और उससे बोलेगा कि भाई साहब अपना शेयर लेके आ जाओ और पैसा ले जाओ। ओके, आमतौर पर एंजल निवेशक उद्यमी होते हैं जो स्टार्टअप कंपनी शुरू करने वाले व्यक्ति, दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकते हैं। एंजल निवेशक कंपनी के संस्थापकों के साथ साथ उनके व्यापार की अवधारणा विश्वास करते हुए, यानी कि आपका जो आइडिया है व्यापार का, आपका जो बिजनेस का आइडिया है वो बेहतरीन है, आपको बेनिफिट पहुंचेगा, इसी आइडिया में निवेश करते हैं वो लोग। आइडिया में निवेश करते हैं, रिस्क लेकर निवेश करते हैं, क्या पता कल को स्टार्टअप डूब जाए। लेकिन ये निवेश बहुत ज़रूरी भी होता है, क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनियां बनाने के लिए उसको शुरुआत में बहुत पैसा लगता है, जो पैसा होता ही नहीं है सबके पास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करने के लिए आवश्यक पूंजी बतौर कर्ज देते हैं और आमतौर पर अन्य कर्जदाताओं की तुलना में आसान शर्तों पर ये कर्ज दिया जाता है। उनको थोड़ा सा रियायती भाव पर ये कर्ज देते हैं क्योंकि कंपनी अभी नई शुरू ही हुई है और वो कंपनी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो जिन्होंने आज उसको फंडिंग किया था उनका भी मुनाफा बढ़ता जाता है, यही तो काम होता है। देखिए अगला क्या है। सामान्यतः एंजल निवेशक चाहते हैं कि निवेश पर उनका निजी स्वामित्व बना रहे। दिए गए कर्ज के एवज में एंजल निवेशक आमतौर पर अपने पसंदीदा शेयर के रूप में नई कंपनी में अपना हिस्सा प्राप्त करते हैं। एंजल टैक्स से किसे मिलती है छूट? मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1961 की धारा 56 के तहत प्रावधान किया गया था। इसके तहत आय बढ़ाने के लिए निवेश प्राप्त करने वाले स्टार्टअप की जाँच करने के लिए आयकर अधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियाँ मिली हुई हैं। आयकर अधिकारी अपने विवेक के आधार पर इन चीज़ों की जाँच परख कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत आयकर विभाग स्टार्टअप द्वारा बेचे गए शेयरों से होने वाले उनकी आय पर टैक्स निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। यह टैक्स लगाया ही इसलिए जाता है क्योंकि निवेशकों को बेचे गए शेयरों की कीमत स्टार्टअप के शेयरों के वास्तविक कीमत से बहुत अधिक होती है। स्टार्टअप की वास्तविक कीमत है मान लीजिए 100 रुपया, लेकिन वो बेचते कितने में है? 1000 रुपया में। क्यों? क्योंकि उनका आइडिया का जो वैल्यू होता है ना वही सबसे ज़्यादा होता है। और जो पैसा लगाते हैं वो भी रिस्क खेलते हैं कि कल को ये स्टार्टअप अगर बहुत बड़ा हो गया तो क्या होगा, उनका मुनाफा भी बहुत बड़ा होगा। तो दोनों रिस्क पर चल रहे होते हैं, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। आज का अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक रहा। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।